इस सेशन में जो लोग शामिल हैं उनके जी। सवालात को हम लोग पहले देखें। तो अगर आप में से जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड है उनमें से किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है अपने आप को अनम्यूट कर कर। हाँ सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं म्यूट कर दिया ऑल को। आफ्ताब सर, अपने आप को आफ्ताब सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी। जी जी जी। जी सर, मेरे स्कूल से 3-4 बच्चे अटैच हुए हैं। अयान है, कादिर है और रिदा नाम की लड़की है। जी बेटा, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो सर से लोगों को 10th के बाद में क्या कोर्सेज करना है। रिदा, पूछो सर से। सर आपको बताएंगे सब। हेलो। हाँ जी जी, पूछिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अपने को बोर्ड की इतनी अच्छी मतलब मैं अलजेब्रा पर ज्यादा फोकस करना है तो उसके लिए कितनी टाइम मतलब स्टडी के लिए कितना मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसा फोकस करना पड़ेगा। जी 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 बेटा, सबसे पहले तो अगर आपको आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि बर वक्त आपके पास में कितने दिन बाकी है और उतने जो दिन है उसका किस तरीके से आपने प्लानिंग किया है, मनसूबाबंदी किया है। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना होगा कि कितने चैप्टर्स है, उसमें से आपने चैप्टर्स अभी तक जितने पढ़ चुके हैं वो चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स में जो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस है। एक जमाना हुआ करता जब दीम जीम दाल तक के क्वेश्चंस आते थे, डिफिकल्टी का लेवल इस तरीके से होता था। अभी के हिसाब से आपको जो डिफिकल्टी का लेवल लगता है आप वो हिसाब से तय कर कर मार्किंग कीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे अभी तक बाकी है और उन चैप्टर्स को बाकी खत्म करने के लिए मुझे कितना दिन का रिक्वायरमेंट लगेगा। सपोज ओके मैं सर। प्लान जी जी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हाँ पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं आप बीच में? सर साइंस की प्रिपरेशन के लिए और क्या करना रहेगा। क्या क्या कहा आपने? साइंस के सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन। जी 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 जी, तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। कॉमन स्ट्रेटेजी बेटा ये है कि आप बर वक्त में ये तय कर ले अपने दिमाग में कि मुझको कितने दिन बाकी के हैं, और इतने सारे दिनों के अंदर, चाहे वो 10 दिन, चाहे 1.5 महीना बाकी हो या 2 महीना बाकी हो, उन 2 महीनों के अंदर आप ये तय कीजिए, साइंस को रखकर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट को सामने रखकर, कि अभी तक मैंने कितनी पढ़ाई की और अभी मेरी हर चैप्टर्स में, हर सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स मेरे अभी बाकी है। वो यस सामने सर। वो सामने रखने के बाद में आपके सामने खाका आ जाएगा कि आपको कितने लेवल की पढ़ाई करनी है। मतलब आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है, ये तय यस करेगा सर। जब आपको पता चलेगा कि आपको क्वांटम कितना है, आपकी पढ़ाई की क्वांटिटी कितनी है। आपको चैप्टर्स अभी 300 चैप्टर्स पढ़ने हैं या 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं या 50 चैप्टर पढ़ने हैं। 50 यस चैप्टर सर। में भी आप लोग कितने पढ़ चुके हैं, कितना आपके गो थ्रू जा चुका है, ये सारी चीज को आपको तय कर कर एक डिटेल में 15 या 20 दिन का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक तो आपका टाइम टेबल होगा जो आपका पूरा 2 महीना जो यहाँ से एग्जाम बाकी है वो कवर करेगा। वो 2 महीने में आप कितने कितने दिन से एक एक सब्जेक्ट को देंगे ये आप डिवाइड करेंगे, और उसमें आप एक चैप्टर को कितने घंटे देंगे, कितने यस सर। चैप्टर, एक चैप्टर को जो घंटे आप देने वाले हैं उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके मौजूदा टाइम के अंदर आपके पास में उतना टाइम स्लॉट बाकी है या नहीं है। ओके हालांकि सर। उसके हिसाब से आप फिर अपने हफ्ते की मनसूबाबंदी करेंगे, हफ्ते में मुझे कितना चैप्टर्स खत्म करने हैं। फिर आप दिन की मनसूबाबंदी पे आएंगे कि स्कूल से आने के बाद मेरे पास जो खारिज फारिग वक्त मिलता है, उस फारिग वक्त में मैं सपोज मुझे 15 घंटे मिलते हैं तो 15 घंटे में मेरे जरूरी जो चीजें होती है उनके अलावा मेरे पास में जो टाइम निकलता है उनमें से मैं अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड करूँ। मैं 3 घंटा केमिस्ट्री साइंस दे रहा हूँ, 3 घंटा मैथ्स दे रहा हूँ या 3 घंटे लैंग्वेज को दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप मनसूबाबंदी करके उसमें पढ़ाई कीजिए। वो होने के बाद फिर आप अपने अगर पढ़ाई आपकी कंप्लीट होती है तो आप टेस्ट पेपर्स पे जाइए, लास्ट ईयर के पेपर उठाइए, साइंस के पेपर या मैथमेटिक्स के पेपर उठाइए और उनको आप सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आते हैं। अगर ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैंने आपको जो बताया कि जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए लगती है, अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे तो आपको इस तरीके से मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी और आपकी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। जजाकल्लाह खैर। असरा बेटा, सवाल पूछो सर से। असरा, माइक म्यूट, अनम्यूट करो असरा। हाँ सर। जी जी, पूछिए बेटा। हेलो।
हाँ सर, आप पूछो बेटा सर से सवाल। सर आप माइक अनम्यूट करो। यस सर। पूछो सर से, स्टडी के बारे में पूछना है तो। हाँ सर बच्चों की खास डिफिकल्टी है हमारे जी एहसान सर। जी जी भाई। सर बच्चे जो है ना स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लिंक नहीं बन पा रही है स्टडी करने की। सर इस ताल्लुक से जरा इनकी रहनुमाई आप कर जी देंगे, आप जी तो जरा जी कुछ जी बेहतर जी जी रहेगा। जी 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 जी। मैं जी आपको सर। अनम्यूट कर रहा हूँ, सबको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए आप जब बोलना होगा तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी ओके। जी जो सर ने जो सवाल पूछा कि बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसका जो नफ्सियाती तौर पर जो रीजंस होता है, सबसे पहले आप जो ऐसे बच्चे हो रहे हैं आपके सामने आ रहे हैं सर, तो उनके साथ में मीटिंग कर कर आप ये तय कर लीजिए। उनसे पहला सवाल जो आप पूछेंगे कि आपकी जिंदगी में आपने कोई अपना अज़्म या अपना कोई ड्रीम या कोई सपना तय किया है या नहीं किया है। अगर बुनियादी तौर पर जो हमारा जो दिमाग की जो दो लेयर्स होती है, एक जिसको कहते हैं शऊरी दिमाग और दूसरे दिमाग को कहते हैं हम लोग लाशऊरी दिमाग। तो मैक्सिमम जो हमारे को तवानाई प्रोवाइड करता है या हमारे डिसीजंस पे हावी रहता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊरी दिमाग होता है। तो लाशऊरी दिमाग की कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी कुछ न्यूट्रिशन होते हैं या उनके कुछ गिजा होती है। सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊरी दिमाग आपका अगर रेडी है, तो 90% रिजल्ट जो आते हैं वो फैसले से आते हैं लाशऊरी दिमाग के। अगर आपका लाशऊरी दिमाग रेडी नहीं है किसी काम करने के लिए, तो आपके मन में सवालात आएंगे, जो एक्चुअल में जो बच्चों के जहन में सवालात आते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा मूड नहीं कह रहा है। यानी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बजाते खुद जो है पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक मन बैठा हुआ है या मेरा एक मूड है। यानी मेरी पर्सनैलिटी के अंदर दो शख्स है। एक शख्स वो है जो इस कॉन्शियस लेवल पर तैयार है कि मुझको 10वीं में अच्छे मार्क्स चाहिए, 12वीं में अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे कोई बड़ा इंसान बनना है। लेकिन मेरे अंदर एक मन है जिसको मैं मन कह रहा हूं, वो भी मैं ही हूं, लेकिन लाशऊरी दिमाग उसको कहते हैं साइकोलॉजी की दुनिया में। वो ये कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझको मजा नहीं आ रहा है या मुझको बोरियत लग रही है। तो ये जो चीजें जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी बजाते खुद मैं स्कूल में जा रहा हूं, मैं स्टडी के लिए बैठ रहा हूं और मैं पूरी तरीके से तैयारी कर रहा हूं कि मैं तैयारी या प्रिपरेशन के लिए जो एफर्ट लग रहे हैं वो देने को तैयार हूं। तो मैं शौरी तौर पर तैयार हूं, लेकिन लाशौरी तौर पर मैं तैयार नहीं हूं। तो लाशौरी तौर पर तैयार होने के लिए उसकी कुछ गिजा होती है। तो उसकी जो गिजा होती है बेटा, वो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि अपने आप से हम पूछो कि मैं वाकई पढ़ाई के बाद में या पढ़ाई से मुझको क्या चाहिए। ये सवाल बच्चा अगर अपने आप से पूछे या टीचर्स उससे पहले पूछे कि तू क्या करना चाहता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? अपने माँ बाप की गरीबी दूर करने के लिए, अपने आप को अच्छा मुकाम पहुंचाने के लिए, अपने भाई बहनों को बेहतर से बेहतर चीज तक पहुंचाने के लिए, बेहतर से बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अपनी कम्युनिटी का लीडर बनने के लिए, अमीर तरीन आदमी बनने के लिए, ताकि लोगों को नफा पहुंचा सके। इस तरीके का एक बड़ा विजन आपका अगर सेट नहीं है, तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड आपका तैयार नहीं होगा। मैं बता रहा आपको सबकॉन्शियस माइंड के जो काम है। हम सोते हैं तो सोते वक्त भी हमारा दिमाग चलता है। सोते वक्त भी जब हमारा दिमाग चलता है, तो उसके उसकी मुराद ये है कि सोते वक्त अगर हमको मच्छर काटता है, तो मच्छर को हम मारते भी है नींद में ही बगैर उठे, और उसके बाद में अपना हाथ भी साफ कर लेते हैं। यानी हमारा दिमाग जो है 24 आवर चलता है। कॉन्शियस माइंड सोता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लाशऊरी दिमाग जो जगते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं हमारी जिंदगी के, जो हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डाल देते हैं। सुबह का ब्रश करना, नाश्ता करना, खाना खाना, कपड़े पहनना, इसके लिए हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है इसके लिए प्रोग्राम होता है, सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर होता है। सिमिलरली बड़े एफर्ट्स के लिए या बड़ी चीज के लिए या बड़े अज़्म के लिए हमारा जो दिमाग है उसको प्रिपेयर करना होगा। हमें बार बार अपने आप से सेंटेंस कहने पड़ेंगे कि मुझे
अपने माँ बाप की गरीबी को दूर करना है, अपने लिए चेंजेस लाने हैं, अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने हैं, अपने आप को इस बड़े मुकाम तक पहुंचाना है, आईआईटी में जाना है, एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, बीएमएस कॉलेज में जाना है, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसकी ओनरशिप लेकर अपने आप को चेंज करूं और अपने घर वालों को चेंज करूं। जब ये बातें अगर आपके अंदर सीरियसनेस होगी तो सीरियसनेस से ओनरशिप आती है, यानी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा कि इस पढ़ाई के जरिए मैं अपने विजन तक पहुंचूंगा, और वो विजन को अचीव करने के लिए मेरे पास में पहला गोल है 10वीं का एग्जाम। 10वीं के एग्जाम में अगर मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो मुझको 12वीं की 11वीं 12वीं के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो मेरा दूसरा गोल होगा। फिर 12वीं का एग्जाम पास करना मेरा तीसरा गोल होगा। फिर चौथा गोल मेरा नीट का एग्जाम पास करना होगा या जेई का एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद एमबीबीएस के मेरे हर साल के अलग अलग गोल होंगे। ये छोटे मोटे सारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल मिलाकर मैं इनको धीरे धीरे जब अचीव करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं अपने गोल को अचीव करता चला जाऊंगा और अपने विजन तक पहुंच जाऊंगा। दुनिया में वही लोग तरक्की कर पाते हैं जिनके पास में कुछ बड़ा अज़्म हो, तो फिर आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, आपका मूड भी जो है वो स्विंग नहीं होगा, आपको बोरियत भी नहीं होगी। बोरियत उन लोगों को ज्यादा आती है जिनका लाशऊरी दिमाग तैयार नहीं होता है उस काम के लिए, क्योंकि उसको मजबूरियां, उसको इमोशंस, उसको जज्बात, उसको ड्रीम, उसको सपने दिखाने पड़ते हैं। जब उसको सपने दिखाए जाएंगे तो वो बचकाना दिमाग है, वो जब सपने के लिए स्ट्रगल करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। फिर एक वक्त आएगा कि जब 12 बजेंगे और 1 बजेंगे और आपके कमरे में आपकी वालिदा आएंगी और आप कहेंगे आपको कि बेटे सो जाओ, नहीं तो आप तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि ज्यादा जगने से तबीयत खराब होती है, लेकिन आप अंदर से आपको आवाज आएंगी, नहीं अगर मैं तबीयत खराब भी हुई तो चलेगा, लेकिन मेरा एग्जाम जो है बार बार नहीं आने वाला है। मैं इतनी मेहनत से इस साल करूंगा, मेरी जिंदगी में ये साल बार बार नहीं आने वाला है। तो ये जो जवाब आएगा आपको, ये आपके शऊरी दिमाग से नहीं, ये आपके अंदर से आएगा, आपकी आत्मा से आएगा, जिसको लाशऊरी दिमाग कहते हैं। और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाएगा और दोनों दिमाग की सोच एक ही चलेगी। तो आप जो करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसके लिए आपको रोज अपने आप से पॉजिटिव सेंटेंसेस कहने हैं, रोज अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहने हैं, रोज अपने आप को ये दिखाना है कि मेरा आज का दिन जो है वो भी मेरा एक गोल है। मेरी 10वीं का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो 60 दिन बचे हुए, उस 60 दिन में से रोज मैं अपने आप को एक चैलेंज लेके पढ़ूंगा। वो चैलेंज रहेगा मेरा आज का दिन, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी का वो कदम है जो मेरे गोल की तरफ जा रहा है। इसी सिलसिले में अपने आप को, अगर आप रोज अपने आप को एक सीरियस टास्क देने की कोशिश करेंगे कि आई एम हियर फॉर द ग्रेटर कॉस्ट, एक बड़े विजन के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और उसके लिए छोटे मोटे ये गोल है, सुबह उठना, जल्दी सोना या जल्दी उठ जाना वगैरह वगैरह, दिल लगाकर पढ़ाई करना, ज्यादा मेहनत करना, कुर्बानियां देना, गेम्स की कुर्बानी देना या फिर एंड्रॉइड फोन की कुर्बानी देना, ये सारी चीजों को अगर आप सोच समझकर इमोशनली अपने आप से दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाएगा। और फिर देखिए आपका इंटरेस्ट बजाते खुद लगेगा और आप दिल से पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह। और जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका मन भी तैयार हो गया, आपका तन भी तैयार हो गया और आप खुद भी तैयार हो गए। सारे लोग जब मिलके काम करेंगे अपनी ही पर्सनैलिटी का, एहसान के अंदर ही एक दूसरा एहसान भी बैठा हुआ है, एहसान के अंदर एक शऊरी दिमाग वाला एहसान है, एक लाशऊरी दिमाग वाला एहसान है, दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों एहसान को तरक्की दिलवाने के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली तरक्की आपके कदम चूमेगी। जी, और किसी का कोई सवाल है? यहाँ पर एक आदिल अखिल साहब अगर जुड़े होंगे तो मैं उनके सवालात लेता हूँ। मैं वेट कर रहा था उनके सवालात के लिए, अगर वो अपने सवाल को दोहरा दे तो बेहतर होगा। अखिल साहब, अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आपका वॉइस नहीं आ रहा है अखिल साहब, आप एक्चुअल में करेक्ट हुए हैं। बेटा सवाल पूछ, हाँ मैं भी शोड़ेकर, आप पूछिए अपना सवाल अपना। हेलो जी सर, बेटा।
मेरी आवाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं अपना बीएमएस कर रही हूँ अभी और मेरा लास्ट ईयर है। जी, और क्या मैं सीटी एग्जाम दे रही हूँ, साथ में एमबीए या पीजीडीएम करने का सोच रही हूँ, बट मैं कंफ्यूज हुआ अभी कि कौन सा कोर्स करके मुझे अच्छी जगह प्लेसमेंट मिलेगी और जो मेरे लिए, जहाँ मेरे लिए सेफ होगा। तो मैं बेटा मार्केटिंग या फाइनेंस में कंफ्यूज हूँ। जरा आपका सवाल आप दोहराएंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मुझे, तो प्लीज आप जरा दोहराएंगे आपका आवाज, क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ जी जी जी, बोलिए। मैं बीएमएस कर रही हूँ अभी, मेरा लास्ट ईयर है। ओके और उसके साथ मैं सीईटी की भी एग्जाम दे रही हूँ। ओके ओके। तो मैं कंफ्यूज हूँ, पीजीडीएम करूँ या एमबीए करूँ, कौन सा मेरे लिए जिसके साथ मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी और जो मेरे लिए सेफ होगा। तो फाइनेंस या मार्केटिंग में मैं कंफ्यूज हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। थैंक यू, मैं आपका सवाल पूछ गया। आपका नाम मेरे ख्याल से होड़ेकर। जी, हाँ मुझे आप, जी जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया। क्योंकि आपका आवाज थोड़ा उस तरीके से नहीं आ रहा था जो मैं आपको समझ सकूं। इनका सवाल ये था कि अभी ये बीएमएस के लास्ट ईयर में है, और बीएमएस के लास्ट ईयर में होने के बाद अभी बीएम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में है ये। मुंबई यूनिवर्सिटीज में बीएमएस होता है, और दीगर यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको बीबीए भी कहा जाता है, या अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। तो खैर, इनका सवाल ये था कि मैं बीएमएस के लास्ट ईयर में हूँ, और मैं सीईटी भी दे रही हूँ, एमबीए की सीईटी भी दे रही हूँ, ताकि मैं एमएमएस, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बंबई में इनको कहा जाता है, और बाहर के यूनिवर्सिटीज में इसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उसके लिए। और मैं एमबीए के लिए प्रिपरेशन करूं, या मैं पीजीडीएम, या जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो एमबीए वाले करते हैं, या मैनेजमेंट वाले या अकाउंट्स वाले बच्चे करते हैं, वो करूं, या फिर मैं एमबीए करूं। एमबीए में इनकी दो प्रॉब्लम है कि ये फाइनेंस और मैनेजमेंट या मार्केटिंग में डिफरेंस इनको कंफ्यूजन हो रहा है। तो मेरा इस सवाल के ऊपर जो ओपिनियन रहेगा वो इस तरीके का रहेगा कि अगर आप बीबीए के बाद में एमबीए करना चाहते हैं, या बीएमएस के बाद एमबीए करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बजाय आप पीजी में जाए, फुल टाइम पीजी में जाए, एमबीए जो कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, और डिमांड के साथ में जो आपके जो दो चॉइसेस है, फाइनेंस और मार्केटिंग, तो फाइनेंस की जॉब थोड़ी कम निकलती है, और मार्केटिंग की जो क्वांटम निकलता है, यानी मार्केटिंग के जो जॉब्स की तादाद होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और अक्सरियत के अंदर हर कंपनी, हर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी में मार्केटिंग एमबीए वाला बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब मार्केटिंग में एमबीए करते हैं हम लोग, तो इसमें कभी कभी कुछ चीजें जो होती है कि हम सेल्स में भी जा सकते हैं, और सेल्स वालों को कभी कभी ग्राउंड पर भी उतरना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन सारे कांस्टेंट को मद्देनजर रखते हुए भी मार्केटिंग की फील्ड थोड़ी ज्यादा लुक्रेटिव है, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल है। अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग शोबों के अंदर मार्केटिंग अभी जन्म ले रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और अलग अलग तरीके के डेटा साइंस वगैरह, डेटा एनालिस्ट, इस तरीके के अलग अलग पोस्ट भी आ गए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेटा एनालिटिक्स का के ऊपर भी कोशिश करें, या फिर आप बिजनेस एनालिटिक्स का एक कोर्स होता है, इसके ऊपर भी आप सोचें। एमबीए मार्केटिंग के अलावा बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज जो होते हैं, ये भी ज्यादा आज के जमाने में एमबीए वाले कर रहे हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें भी पीजी प्रोवाइड करती है। तो आप जो है मार्केटिंग, प्योर मार्केटिंग में करें, या मार्केटिंग के जो बिजनेस, जैसे आपको कहा, बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स जो होते हैं उनमें अगर आप करते हैं, तो आज के दौर में आपको एक वैल्यू एडेड नॉलेज मिलता है, और एक एज मिलता है, जिसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर फोकियत हासिल करते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है आज के जमाने में एमबीए, उसमें डेटा साइंस का भी इस्तेमाल होता है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम मार्केटिंग को कैसे इनहांस कर सकते हैं, उसमें उसके बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे बिजनेस करने के दौरान, या बिजनेस करने वाली जो जॉब कंपनी होंगी वो आपको ज्यादा मौके देंगी। तो मैं आपको, या फिर आप फाइनेंस में करना चाहते हैं, तो फाइनेंस में इश्यू ये है कि फाइनेंस में जो जॉब है
मार्केटिंग के कंपैरिजन में थोड़े कम निकलते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पीजी में जाइए। पीजीडीएम के जो कोर्सेज 1 साल के या 6 महीने के कोर्सेज है, वो आपको उतना ही पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे जितनी उनकी जितना उनका ड्यूरेशन है। अगर आप पीजी एमबीए, बहुत सारे जो फर्म होते हैं वो एमबीए वालों को प्रेफर करते हैं। तो प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि उसकी 2 साल की जो रिगरस पढ़ाई होती है उसमें बिजनेस के और मार्केटिंग के आपको अच्छे टर्म्स या अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है और आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे होता है। आपका कुछ सवाल इससे और मुंसलिक हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपना फीडबैक दीजिए कि आप इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। महविश। एनालिस्ट में जी जी, आप बोलिए। डाटा एनालिस्ट में एमबीए है क्या? मीन्स एमबीए कर सकते हैं डाटा जी एनालिस्ट? जी जी, बिजनेस एनालिस्ट में एमबीए भी आया है, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। अगर आप को मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो बाद में आप आपको पर्सनली में आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसकी कॉलेजेस की लिस्ट आपको सर्च करके भेजता हूँ। बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं उसको। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी जी जी। और किसी का, सानिया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो मेरा नाम सानिया है। मैंने अभी 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। जी तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बैंकिंग की एग्जाम देने का, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया ये साल। जी तो अभी मतलब अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे इतना अच्छे स्कोर हुए नहीं, मतलब सिलेक्ट तो नहीं हुआ है। तो अभी 2024 में जून से स्टार्ट होने वाले हैं फिर से एग्जाम। जी। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं जॉब करते करते एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। तो जॉब करते करते कितना टाइम देना पड़ेगा, और मतलब बैंक ऐसे प्रिपरेशन करने पर जी डे? जी, अगर मैं, अभी आपने, अगर मेरा कुछ दिनों पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, 12वीं फेल या 12th फेल करके एक पिक्चर आई है। तो उसमें जो हाँ एक, आपने उस पिक्चर के बारे में सुना होगा शायद। मैं हाँ, देखिए मैंने। उसका जिक्र आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई बड़ा आपका अज़्म है और बड़ा आपकी दौड़ है ना, तो उस दौरान उस चीज को पहुंचने के लिए या उस चीज को अचीव करने के लिए अगर आपको छोटी मोटी कुर्बानियां देने का इरादा आपका है या आप वो उसके लिए तैयार हैं, तो आप उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा, क्या आपके जॉब करने से या आपके जॉब की सैलरी स्टार्ट होने से आपके घर को कुछ बहुत ज्यादा बड़ी मदद मिल जाएंगी, या उसके बगैर भी आप अपनी, यानी 1 साल तक के प्रिपरेशन करने के दौरान जॉब नहीं करने पर भी आपके घर में कोई तकलीफ तो नहीं आएंगी? अगर ऐसी नहीं, कंडीशन है, वैसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल मसला कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सानिया आपसे कि आप वो 12वीं फेल, जो मैंने बुक्स, जो पिक्चर का आपको जो जिक्र दिया, उसमें क्या हाँ होता है, वो बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद में, फेल होने के बाद में फिर से एग्जाम देता है। फिर वो वहां पर पार्ट टाइम काम करता है। पार्ट टाइम काम करने के बाद में वो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है यूपीएससी का, उसमें वो फेल हो जाता है। सेकेंड अटेम्प्ट वो देता है जिसमें वो पास हो जाता है प्रीलिम में, मेंस में फेल हो जाता है। फिर वो थर्ड अटेम्प्ट देता है, उसमें प्री में पास हो जाता है, मेंस में फिर से फेल हो जाता है। फिर उसका चौथा अटेम्प्ट आता है। उस वक्त उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि भाई मनोज, आप अगर आपको वाकई तैयारी करनी है तो आपको पार्ट टाइम जो काम आप 16 घंटे काम कर रहे हैं और 6 घंटे तैयारी कर रहे हैं, इसके बजाय आप वाइस वर्सा कीजिए। आप अपना पार्ट टाइम काम को छोड़ दीजिए। आपके घर की कंडीशन को सुधारने के लिए हम 1 साल तक पैसे भेज देंगे, लेकिन आप फुल टाइम फोकस कीजिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। तो वो फोर्थ हाँ अटेम्प्ट देता है और फोर्थ अटेम्प्ट में पास हो जाता है। इससे एक चीज हमको सीखने को मिलती है कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम छोटे मोटे मसाइल को दरकिनार कर कर बड़े चीज के ऊपर अगर लग जाते हैं, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको आईबीपीएस का एग्जाम, पीओ का एग्जाम, एलआईसी के एओए का एग्जाम, आपके पास में बहुत सारे बैंकिंग के आपके पास में एसबीआई का एग्जाम, आईबीपीएस के एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में आपको अगर तैयारी करनी है तो इसके पीछे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। वो इन कंपटीशन को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको इन लाखों लोगों में से तैर के बाहर निकलना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको आपका बेस्ट देना पड़ेगा। तो सानिया, आपको आपका बेस्ट देने के लिए क्या करना होगा? अगर आप अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त आपकी प्रिपरेशन को लगाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप घर बैठकर, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है, आपके कमाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आप फुल टाइम, बेटा फुल टाइम आप
IBPS की और SBI PO की वगैरह की या LIC की अलग अलग एग्जामों की तैयारी कीजिए, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि आप जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। वरना आप ये कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा मेहनत कर ली होती तो फायदा हो जाता या वहां तक पहुंच जाती। ऐसे कंडीशन जिंदगी में नहीं होती। जब भी कोई काम करो तो उसको फुल्ली डेडिकेटेड के साथ में करो। 9 लाख से 10 लाख बच्चे बैंक का एग्जाम देते हैं हर साल। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसको सीरियसनेस होने के लिए पार्ट टाइम जॉब में ये काम चलने वाला नहीं है। आपको अच्छी क्लासेस, आप बंबई में, अगर आप कहाँ से हैं, जहां से भी आप हो, आप मुंबई से ही हूँ। जी मुंबई से, तो आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दादर वगैरह में चलती है। अच्छी से अच्छी आप क्लासेस लगाइए, रेगुलरली उसको अटेंड कीजिए और सारे पहलुओं को, आपको सिर्फ कुर्बानी आपके वक्त की नहीं देना है, आपको कुर्बानी आपके जज्बातों की भी देना है, आपके फैमिली फंक्शंस की भी देना है, आपको अपने इमोशंस की भी देना है, आपको अपने अपने जो शौक होते हैं, मोबाइल होता है या गैजेट होते हैं, इन सबको दरकिनार कर कर डेडिकेशन के साथ में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाता है। अदरवाइज पार्ट टाइम वाले एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि हमारा डुअल, दो नावों में हम लोग चलते हैं और दो नावों में से ना हम इधर के हो पाते हैं ना इधर के हो पाते हैं। तो ये आपका एक बेहतरीन, अगर आप के काम करने से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मदद मिलती तो मैं आपको रिकमेंड करता कि आप थोड़ी तकलीफ सह के करिए, लेकिन आपको तकलीफ इतनी ज्यादा सहने की नहीं है। बेस्ट ये है कि आप अपनी आराम के अंदर रहिए और सारी जो एफर्ट्स है आपकी पढ़ाई के ऊपर निकालिए। जी सर, सही है, ठीक है, सही बात है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और मेरे पास में अकील साहब अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं उनके सवाल दोहरा दूं। अकील साहब अगर हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने सवाल को दोहरा दीजिए या मैं आपके सवाल पूछ लेता हूं। अकील साहब। जी 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 अकील साहब, आपके सवाल मैं दोहरा दूं, आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है शायद। आप हो रही है सर, मैं इधर बहुत ही मतलब ट्रैफिक में हूँ, आवाज ही नहीं आ रही है सर। जी 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 जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं आपके तो सवाल दोहरा जी जी। देता हूँ। ये अकील साहब अंबा जोगाई से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ सवालात पूछे थे। इनकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी के ताल्लुक से इनका ये सवाल है कि इनकी बेटी सेकेंड ईयर MBBS में पढ़ रही है और MBBS के दौरान इसको जो प्राइवेट कॉलेज में होने की वजह से तो फीस थोड़ी 7 लाख से 20 लाख के बीच में होती है, ज्यादा फीस होती है। तो ये इनका सवाल ये था कि बच्ची के लिए स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है, इनका पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि बच्चा जो इनका 10th स्टैंडर्ड में CBSE बोर्ड में जो कि साइंस में इतना अच्छा नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच करे। और तीसरा सवाल इनका था कि डिप्लोमा बेहतर ये है 12th के बाद में इंजीनियरिंग करना बेहतर है। तो पहले मैं आपके दूसरे दो क्वेश्चन के आंसर देता हूं, बाद में मैं आपकी बच्ची के सवाल पर आऊंगा, थोड़ा डिटेल में उसको जवाब देना है इसलिए। जो दूसरा सवाल आपने कहा कि आपका बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड में है और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो बेहतर फील्ड उसके लिए कौन सी होंगी और वो साइंस में इतना अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग करने के लिए जो IT की फील्ड होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये आज के दौर के अंदर बेस्ट फील्ड मानी जाती है इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि ये दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डेटा साइंस वजूद में आया, जिसकी वजह से IT के अंदर प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट की जो चीजें हैं, या वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेटा साइंटिस्ट, ये अलग अलग फील्ड में 3 फील्ड इसके लिए आज के जमाने में अवेलेबल है। बी इन कंप्यूटर साइंस या बी इन IT या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस। तो ये तीनों अगर फील्ड में से कोई भी एक फील्ड ले लेते हैं तो लगभग लगभग सेम फील्ड है, 2 फील्ड ज्यादा स्पेसिफिक है। ओके, तो ये 3 फील्ड आज के जमाने में बेहतर चल रही है। तो बच्चा आपका अगर ये तीनों में से किसी में भी कर लेता है इंजीनियरिंग तो उसका करियर बेहतरीन हो सकता है। और रहा सवाल साइंस में कमजोर होने का, तो साइंस उसको जरूरत जो है वो सिर्फ 11th और 12th और JEE का एग्जाम वो देता है अगर इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए ज्यादा पढ़ने वाली है। अगर वो इसको कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और थोड़ी एफर्ट दे देता है तो इंजीनियरिंग के दौरान, IT इंजीनियरिंग के दौरान इतने साइंस की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। ज्यादातर फील्ड जो होंगी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग के इस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे तो बच्चा कर सकता है। अगर वो ज्यादा कोर ब्रांच में जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में जाता है, तो इनके अंदर फिजिक्स वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है।
तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आईटी में जाना चाहते हैं तो उसमें साइंस का इतना ज्यादा इस्तेमाल या इतना ज्यादा उसको परफेक्शन लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, परफेक्शन की जरूरत इसलिए है कि अगर वो जेई या सीडी में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो उसको फिजिक्स, साइंस और मैथ्स इनमें नुमाया नंबर हासिल करना पड़ेंगे, चाहे वो MST-CET का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम। तो उसके लिए भी शर्त यह है कि ये एग्जाम जो होता है जेई का, ये टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट के लिए होता है, IITs, NITs इनके लिए। अगर उसके में एडमिशन नहीं होता है तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके कट ऑफ भी हाई होता है, जिनके लिए सीईटी होता है। और उसके नीचे जो कॉलेज आते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें सीईटी का स्कोर इतना ज्यादा नहीं भी हुआ, तब भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जिसमें आसानी से एडमिशन हो जाता है। तो अगर पीसीएम में आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, और आपके इंजीनियरिंग के अंदर अगर 75% से ऊपर भी आ रहा है, तो आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आसानी से मिल जाता है। अगर आपका 90 एंड अबो परसेंटाइल होता है तो आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं जहां से प्लेसमेंट ज्यादा होता है। ओके, तो ये आपका दूसरा सवाल का जवाब हुआ। और तीसरा सवाल जो आपने कहा कि बच्चे को इंजीनियरिंग ही कराना है तो डिप्लोमा बेहतर रहेगा या 12th के बाद में इंजीनियरिंग में जाना, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो भी इंजीनियरिंग का एस्पिरेंट होता है उनके जहनों के अंदर। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा आपको, मैं डिप्लोमा भी पढ़ा चुका हूं और मैं डिग्री के कुछ बच्चों को भी पढ़ा चुका हूं। मैंने कॉमन चीज देखा है कि 11th की बजाय अगर बच्चा डायरेक्टली डिप्लोमा के 3 साल के में एडमिशन लेता है, जिसके बाद में डिग्री उसको और 3 साल की हो जाती है, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब बच्चा 11th में की बजाय डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लेता है तो उसके ऑप्शन सब खत्म हो जाते हैं। यानी इंजीनियरिंग में जब वो एडमिशन में आ गया तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा में एडमिशन लिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना, सेकेंड ईयर कंप्लीट करना और थर्ड ईयर कंप्लीट करना, तो उसके जो करियर ऑप्शंस है वो सिर्फ इंजीनियरिंग में ही होगा। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा आज कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूं इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन हो सकता है कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाए। तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चा अपने आप पर इतना काम नहीं किया होता है, तो फिर अगर सेकेंड ईयर में जाने के बाद में बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग मेरा पैशन नहीं था, तो उसको छोड़ने की कोशिश करता है। और वो छोड़ने के बाद फिर उसको कोई दूसरा रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको वापस से 11-12 करना पड़ता है या फिर उसको इंजीनियरिंग जैसे तैसे खत्म करनी होगी। इसके लिए मेरा ये मानना है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 11-12 में जो बेस्ट ऑप्शन है वो 11-12, क्योंकि 11th और 12th के दौरान बच्चे के एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है, वो अलग अलग फील्ड के बारे में 2 साल तक के मजीद सोचता है और उसको n नंबर ऑफ ऑप्शंस के बारे में सोचने का और मौका मिल जाता है, अपने आप पे वर्कआउट करने का, अपनी सलाहियतों पे वर्कआउट करने का, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करने का, अपने स्ट्रेंथ को पहचानने का, अपने इंटरेस्ट को पहचानने का उसको ज्यादा मौका मिलता है। और ज्यादा मौका मिलने की वजह से क्या होता है कि 2 साल का वक्त में वो सही डिसीजन ले पाता है और मैच्योरिटी का लेवल भी बढ़ जाता है। जब वो 11 देता है, 12 देता है और फिर सीईटी का एग्जाम देता है, तो अगर वो सीईटी में अच्छा स्कोर करता है तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, नहीं स्कोर करता है तो उसके पास में बेशुमार अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसको कर कर अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजार सकता है। डिप्लोमा में जाने के बाद में अगर उसका माइंड चेंज होता है तो पीछे आने के रास्ते बड़े कम होते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 11-12 कराइए और सीईटी और जेई की तैयारी करवाइए और इंशाल्लाह डायरेक्ट डिग्री करवाइए, उसमें ज्यादा कुछ फर्क आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ता नहीं है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो 12th साइंस की बात करते हैं, मिनिमम जो लोग होते हैं वो डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते हैं। आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि स्कॉलरशिप फॉर एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप आपकी 3 तरीके की स्कॉलरशिप होती है। यहाँ पर जो दिगैर लोग भी बैठे होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके जहनों में भी होगा कि इंजीनियरिंग या मेडिकल करूं मैं या कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करूं तो फीस बड़ी ज्यादा होती है। फीस ज्यादा होने की वजह से नुकसानात ये होते हैं कि हमारे पास में इतना अफोर्ड हम लोग नहीं कर पाते मेडिकल की फीस खास तौर पर। तो 3 तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है एमबीबीएस करने वाले बच्चों के लिए। एक है गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, दूसरी है नॉन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जिसको एनजीओ की स्कॉलरशिप कहते हैं हम लोग, ट्रस्ट वगैरह की स्कॉलरशिप, और तीसरी स्कॉलरशिप है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की स्कॉलरशिप। तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट की 2 तरीके की स्कॉलरशिप होती है। एक स्कॉलरशिप होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हुकूमत आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनका एक पोर्टल है
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहां पर स्कॉलरशिप होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या प्री मैट्रिक या MCM मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, जिसमें डिग्री कोर्सेज आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। वहां पर 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप होती है साल की। दूसरी जो स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट की, वो होती है स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप। और हम महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र में एक स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए पोर्टल बनाया हुआ है, महा डीबीटी पोर्टल। ये महा डीबीटी पोर्टल का जो वेबसाइट है, मैं आपको बताता चलूं, mahadbt.maharashtra.gov.in। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, आपके स्कॉलरशिप सेक्शन में आप जाते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप आती है जिसको कहते हैं हम लोग स्कॉलरशिप फॉर द प्रोफेशनल कोर्स फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। उसके अंदर ब्रैकेट में रहता लिखा हुआ DME, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए DTE की स्कॉलरशिप होती है, आप उसको अप्लाई कीजिए और साल के 50,000 रुपए स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, आपके पास में महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, और आपका 10th या 12th जो है महाराष्ट्र से होना चाहिए, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हुई। दूसरी जो स्कॉलरशिप है एनजीओ की स्कॉलरशिप, उसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रस्ट होते हैं। जैसे कि बंबई में एक मशहूर ट्रस्ट है, आपका नाम बताओ, खिदमत ट्रस्ट। आप खिदमत ट्रस्ट के अशफाक भाई से या प्रवेश भाई से कांटेक्ट कीजिए, उनका ऑफिस बंबई में बायकला में है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन अभी इस वक्त में शायद उनका फंड जो है वो खत्म हो चुका होगा, तो शायद आपको स्कॉलरशिप मिलने में तकलीफ आ जाए। ओके, उसके अलावा जो CSR की स्कॉलरशिप होती है, मैं आप जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पर, मैं सबको कहूंगा कि आप 2 पोर्टल है, उनके नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक है बडी फॉर स्टडी और दूसरा विद्यासारथी पोर्टल है। ये दोनों पोर्टल पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए, आप साइन अप कीजिए। वहां पर आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कौन से ईयर में, वो रजिस्टर करवा दीजिए। उससे रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप हो जाएगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो CSR की स्कॉलरशिप जो होती है, जो कंपनी अपनी प्रॉफिट का 2% खर्च करती है स्कॉलरशिप देने में या अलग अलग फलाई कामों के लिए, उसमें एक बड़ी स्कॉलरशिप होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जैसे कि एक स्कॉलरशिप है जिसकी आज लास्ट डेट है, लॉरियल इंडिया स्कॉलरशिप, लॉरियल इंडिया स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन। इसकी स्कॉलरशिप आप बडी फॉर स्टडी पे जाइए, 7 तारीख आज है, आज उसकी लास्ट डेट है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 75,000 तक के जो भी बच्ची साइंस में पढ़ रही है, चाहे वो BSc हो, प्लेन साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, तो 75,000 रुपए साल के आपको मिल सकते हैं। ये एक पहली स्कॉलरशिप है। एक टाटा AIG अवंती फेलोशिप स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स है, ये भी आपको सारी डिटेल्स आपकी बडी फॉर स्टडी पे मिल जाएंगी। उसके अलावा HDFC एजुकेशन क्राइसिस स्कॉलरशिप है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे के माँ बाप किसी हादसे के अंदर गुजर चुके हैं, तो चूंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। स्माइल इंडिया स्कॉलरशिप भी है जो आपको बडी फॉर स्टडी पे आ जाएंगी। और एक स्कॉलरशिप है पियाजियो शिक्षा से समृद्धि स्कॉलरशिप, ये महाराष्ट्र के नासिक, सतारा, बारामती, औरंगाबाद, अहमदनगर, अगर आप इस जिले से जुड़े हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप इससे जुड़े हुए नहीं है तो आप स्माइल इंडिया फाउंडेशन, स्माइल इंडिया स्कॉलरशिप और लॉरियल इंडिया स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन्स, इसके लिए 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ गवर्नमेंट की जो महा डीबीटी की स्कॉलरशिप है वो, या फिर एनजीओ में आप जाना चाहते हैं तो मुंबई के अंदर बहुत सारे एनजीओ है, या आप मुझे पर्सनली भेजिए। इंशाल्लाह इस साल तो कुछ हो नहीं पाएगा, मैं आपको बंबई के जो खास एनजीओ है जो एजुकेशन सेक्टर में स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी लिस्ट मैंने बनाई है, वो स्कॉलरशिप की लिस्ट में आपको शेयर कर जी। और किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं सवाल ये है तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे यहाँ पर। लेकिन आप अगर आपके सवालात हो या ना हो, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग इस सेशन में जुड़ते रहे।
कभी कभी आज हमारा कोई सवाल नहीं होता है लेकिन कल हमारा वो सवाल बन जाता है, तो कल हमको जो डिफिकल्टीज आने वाली होती है वो नहीं आती है, इसलिए हमको आसानी से जवाब। जी जी दानिश, आप कुछ पूछ रहे हैं बेटा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम क्लास 7th में है, हमको कमिश्नर बनना है, तो कैसे बने? जी जी शुक्रिया शुक्रिया। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये माशाल्लाह दानिश भाई देखो 7th स्टैंडर्ड में बच्चा, और माशाल्लाह ये सेशन भी अटेंड किया अपने वालिद साहब के साथ में, और सवाल पूछ रहा है कि उसको कमिश्नर बनना है तो उसको क्या करना होगा। तो बेटा 7th स्टैंडर्ड में आपका बोर्ड सीबीएसई है या आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है? कौन सा बोर्ड है? एनसीईआरटी। कौन सी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सी पे, बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी का सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप 7th स्टैंडर्ड से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो क्लास पढ़ रहे हैं, उस क्लास को समझ लीजिए कि वो 10th की क्लास है। बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहली चीज जो एक हमारे कम्युनिटी के अंदर या खासतौर पर स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर होती है, वो ये होती है कि हम लोग सीरियस होते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम के आने के बाद। समझ रहे हैं आप? तो हमको सीरियस होना है हमारे हर एग्जाम में। अगर आप 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, तो 7th स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, वगैरह वगैरह, इंग्लिश हो, वो सबके अंदर 100 में से 100 मार्क्स मुझको लाना है। उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना है। एक भी चीज मैं अनटर्न ना छोड़ू। मुझे समझ में नहीं आया मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, आप जब 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, उसके बाद में कोई भी ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी करके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक एग्जाम लेता है, यूपीएससी का एग्जाम, जिसके जरिए आप आईपीएस का में अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है? 10th पास करना है, 12th पास करना है, कोई भी ग्रेजुएशन लेना है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, जो कि 3 स्टेप में होता है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो 12th फेल पिक्चर है वो आप उसको देख लीजिए। यह एक वेब सीरीज है, एस्पेरेंट्स, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, दी वायरल फीवर चैनल का नाम है। उसमें आप देख लेते तो आपको पिक्चर के जरिए सारी चीज समझ में आ जाएंगी कि यूपीएससी में क्या क्या होता है, यूपीएससी में कैसी तैयारी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है कमिश्नर बनने का बेटा। अब रहा सवाल, आज आप क्या करें? आज आप क्या करें? आज जो मैं आपको 2-3 फिल्मों के नाम बताया, आप वो फिल्में देखिए। उसके अलावा आप ये काम कीजिए कि आप 7th स्टैंडर्ड में, तो 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट के साथ में एक एक क्यूरी को समझ समझ कर पढ़ें, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। उसके ऊपर कोई मिनी प्रोजेक्ट या कोई प्रेजेंटेशन या कोई छोटा मोटा मिनी प्रेजेंटेशन बनता है या कोई पोस्टर कंपटीशन होता है, वो सब में आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटीज होती है स्कूल के अंदर, चाहे वो आपका प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपका ये स्पीच कंपटीशन हो, आप सारी चीजों के अंदर डिबेट कंपटीशन हो, सब में आप पार्टिसिपेट कीजिए। हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस के साथ में पढ़िए। सिर्फ साइंस इंपॉर्टेंस है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस से आते हैं, और 5वीं से लेकर 12वीं तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इन सब्जेक्ट में से आते हैं। तो अगर आप हर सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, हर सब्जेक्ट को जब आप जो क्लास में, उसी क्लास में अच्छे से समझ लेते हैं, वो आपके दिमाग में चला जाता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है बड़ा एग्जाम पास करने। तो आपको उस वक्त नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं अभी पता है? ग्रेजुएशन के बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो पहले 5वीं से लेकर 12वीं तक की बुक उठाते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, तब जाके उनको समझ में आता है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। तो आप तो पहले ही जग चुके हैं और पहले ही आप सीरियस हो चुके हैं। तो आप क्या करो बेटा, जिस क्लास में हो उस क्लास में हर सब्जेक्ट में सीरियसली सब पढ़ाई करो। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। जितने भी प्रोजेक्ट कंपटीशन होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन होते हैं, इलोकेशन कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन होते हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो आपकी पर्सनैलिटी भी बनेगी।
आपकी पर्सनैलिटी बनेगी तो इंटरव्यू में क्रैक होना आपके लिए आसान हो जाएगा। इंटरव्यू में आप दिखेंगे कि आप ऑफिसर बाय बॉर्न ऑफिसर है, बाय बर्थ जिसको बोलते हैं ना लोग, कोई खूबियां लेके पैदा होते हैं, तो आपको इंटरव्यू वाला कहेगा कि आप तो पैदाइशी ऑफिसर है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप बगैर एग्जाम के पास हो सकते हैं। यही एग्जाम तो एक क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी है। आप बेशक इस तरीके से प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी बनेगी। लोगों का गलत फहमी ये है कि यूपीएससी जो है वो तैयारी पे निकलता है और पढ़ने पर निकलता है, पढ़ने से ज्यादा वो पर्सनैलिटी पे निकलता है। आपकी सोच जैसी होगी, आप पर्सपेक्टिव कैसा होगा आपका। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, एक मराठी न्यूज़पेपर पढ़िए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, ये आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो आपको करंट अफेयर्स भी समझेगा। अगर घर में टीवी होंगी तो अच्छा न्यूज चैनल भी देखिए जिससे आपको न्यूज भी समझेंगे। ये सारी कॉम्बिनेशन से आप धीरे 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 पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको वो समझ में आएगा जो दुनिया में हो रहा है। और यूपीएससी क्रैक करने वाले से उम्मीद ये होती है कि उसको वो आए जो दुनिया में एक बेहतरीन लीडर को आना चाहिए। अगर उसके पास में जो भी मसला लेके कोई जाएगा तो हर मसले को सॉल्व कर देगा। इसलिए उसको जैक ऑफ ऑल हो और मास्टर ऑफ वन हो, एक सब्जेक्ट का मास्टर हो लेकिन हर सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास में हो। ऐसा धीरे धीरे आप अपने आप को तैयार करते हैं तो आप कमिश्नर इंशाल्लाह बन सकते हैं। स्कॉलरशिप के एग्जाम्स होते हैं वो भी दीजिए आप, एनटीएससी, एमएससी, और उसके बाद में जो बड़े साइंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो भी दीजिए। तो ओलंपियाड होता है वो दीजिए। सारी चीजों के अंदर आप कंपटीशन में अपने आप को पूरा भूनिए तो डेफिनेटली आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर कहलाओगे। और छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ना, छोटा मोटा गुस्सा अपनी पर्सनैलिटी से निकाल दीजिए, मेहनत को अपना हथियार बना लीजिए, सब्र करना सीखिए, परसिवरेंस सीखिए, कामयाबी आपके कदम चुमेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे जवाब से मुत्तफिक हो तो मुझे बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। और किसी का कोई सवाल है? थैंक यू। नहीं सर। और कोई यहाँ पर है जो अपना फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन। यहाँ पर शेख जावेद साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं?